नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल इंडिया यूट्यूब चैनल पे। हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 12वीं सीरीज लेके। ठीक है, आप लोग हर एक क्लास का पीडीएफ तो डाउनलोड कर रहे हैं ना भाई। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को बताया गया था कौन सी वेबसाइट का यूज करना है, www.globaliti.org। ठीक है, इस वेबसाइट का यूज करके आप लोग आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक धारावाहक चालक सिर्फ बलागुण का अनुभव करता है। ए करंट कैरिंग कंडक्टर फील्स अ टार्क। कब टार्क वो फील करता है? जब हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, या फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप सभी लोगों में से ज्यादा कमेंट यही आ रहा है कि सर क्लास देखने के बाद ज्यादातर लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें लोको पायलट की तैयारी कराइए या लोको पायलट के लिए कोई अच्छा तरीका बताइए। तो इसीलिए हम आपके डिमांड पे ज्यादा से ज्यादा आज की क्लास में आरआरबी के ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। और एक बात का और मुझे पता चला कि जो आपका मैग्नेट का चैप्टर है, जो मैग्नेटिक पर्पज का चैप्टर है, इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके रेलवे में। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा अच्छा से आप लोग पढ़िएगा और इसमें जो भी कंसेप्ट बन रहे हैं उसको एक बार थोड़ा नोट जरूर करते जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी कि जो मैग्नेट का चैप्टर है उस चैप्टर में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी में। ठीक है, और मैं आपको पूरा क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज ही करा रहा हूँ, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये भी चीज आपको पता चल जाएगा साथ ही साथ। ठीक है ना, देखिए हमने क्या बोला था भाई कि यदि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो और एक कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर हो, तो उसमें हमें यदि टॉर्क जनरेट कराना है या उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है, तो इन दोनों के बीच सापेक्ष गति होनी चाहिए। इन दोनों के बीच क्या होनी चाहिए? सापेक्ष गति होनी चाहिए। यदि इन दोनों के बीच सापेक्ष गति नहीं होगा तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। जैसे मान लेता हूं कि ये हमारा एक मैग्नेट है, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मान लो कि ये एन हो गया। ठीक है, इधर ये एस हो गया। इसी बीच में हमारा क्या है भाई? इसी बीच में हमारा कंडक्टर, इसी बीच में हमारा कंडक्टर है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारा कंडक्टर है, या ऐसे ऐसे नहीं बना के इस कंडक्टर को ऐसे बना लो। ठीक है, मान लो कि ये हमारा कंडक्टर। अब इस कंडक्टर पे मान लीजिए कि इधर से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, इससे इधर से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। लेकिन यदि इस कंडक्टर को मैं नहीं घुमाऊंगा तो क्या इस पे कोई इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? नहीं जनरेट होगी ना। या मैं कंडक्टर को स्थिर रखूं और इस मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराऊं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमें इन दोनों के बीच इंटरचेंज तो चाहिए ही चाहिए। यदि चेंजिंग नहीं होगा इसमें, तो कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा या कोई भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम लोग क्या जनरेट करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यदि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें यदि किसी कंडक्टर को लेके जाएंगे तो नहीं 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 नहीं, यहाँ पे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही सही है भाई। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, वो चेंज होने वाला नहीं चाहिए। वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। भले इनकी स्पीड हम लोग चेंज करा सकते हैं, भले इनकी स्पीड चेंज करा सकते हैं, मतलब गति चेंज कराएं, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की एक तरह से एक इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इक्वल रहना चाहिए, वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक लव घर्षण हानियां मिलकर क्या बनाती हैं? यांत्रिक लव घर्षण हानियां मिलकर क्या बनाती है? तो ये तो जो मशीन पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाए कि यांत्रिक एवं लव एवं घर्षण हानियां मिलकर क्या बनाती है भाई? वो मिलके स्ट्रे हानियां बनाती है ना, स्ट्रे लॉसेस बनाते हैं। स्टडी लॉसेस क्या होता है? जो कांस्टेंट लॉस होता है। कांस्टेंट लॉस किसी भी मशीन में या किसी भी मैग्नेट में कांस्टेंट सॉरी मैग्नेट नहीं, किसी भी मशीन में कांस्टेंट लॉस क्या होता है भाई? जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस को हम लोग कांस्टेंट लॉस कह देते हैं ना।
और कॉपर लॉस ये तो कंडक्टर में होता है, मतलब जितनी लोड करंट बढ़ती जाती है, जितनी करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है उतना हमारा कॉपर लॉस बढ़ता जाता है ना। ये दोनों क्वेश्चन तो अभी तक ईपीपीसीएल के ही हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी रांची का, आरआरबी रांची का है क्वेश्चन। आज के सीरीज में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने आरआरबी का ही लिया है। अब देखिए थोड़ा सा एक बार अपने आप को इसमें चेक करिए कि कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। देखो क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है। एक मान लीजिए कि आपके पास छड़ है, छड़ वाला मैग्नेट है, ठीक है, इधर एन पोल है, इधर एस पोल है। इसने बोला है कि इसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है। तो जो इससे पहले वाली क्लास देखा होगा मैं उसमें काफी अच्छे तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जो मैग्नेट से बाहर चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है वो कैसी होती है भाई। मैग्नेट से बाहर एन से एस की तरफ होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। और ये एक सारी रेखाएं क्या करती हैं, सारी रेखाएं एक लूप बनाती है, लेकिन कोई भी रेखा एक दूसरे को कट नहीं करती है। और इनकी डायरेक्शन कैसे होती है भाई, एन से एस पोल की तरफ, एन से एस पोल की तरफ, ठीक है। तो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइन जो है उनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर कैसा होता है, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी आरआरबी में ही पूछा गया था और ये भी आरआरबी में ही पूछा गया है। तो ये एक बार जो कंसेप्ट आप लोग पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट को कहीं पे थोड़ा सा एक बार नोट भी जरूर कर लिया करिए। नोट कर लेंगे तो ये आप ही के लिए बेहतर है, ठीक है ना भाई। चलो पैरा चुंबकीय पदार्थ के सापेक्ष चुंबकशीलता, देखो आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए कराया जा रहा है कि एक बार प्रैक्टिस सेट यदि आप पूरा करते जाओगे तो हम लोग चैप्टर वाइज करा रहे हैं। और जब एक चैप्टर का पूरा आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया तो आप चाहे आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा लेना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना और लगाना, उस चैप्टर का यदि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए तो बताना कि हाँ सर ये क्वेश्चन आपने, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपने नहीं बताया। आपको इस हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए ही जा रहे हैं यहाँ पे कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा थोड़ा सा बदल के भी आएगा तो आप उसको कर ले जाओगे, क्योंकि उसके पीछे जो भी क्वेश्चन है उनके पीछे जो लॉजिक दिए जा रहे हैं आपको, जो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप लोग ये ना मानिए, ये ना सोचिए कि सर तैयारी नहीं, प्रॉपर तैयारी नहीं करा रहे हैं। प्रॉपर तैयारी आपकी पूरी चल रही है और एक भी बार ऐसी तैयारी चल रही है कि आप हर एक एग्जाम में अपियर होने के लिए तैयार हो रहे हो, ठीक है ना। चल देखो अब चुंबकशीलता की बात किया इसने, हमने आपको म्यू की वैल्यू बता दिया था। म्यू की वैल्यू जो हमारी पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक के लिए हमने ये बताया था कि स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है ना, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ये हमने आपको बताया था। डायमैग्नेटिक के लिए क्या बताया था भाई, लेस देन 1 होता है। डायमैग्नेटिक के लिए यहाँ पे लिख लो, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये है आपका डायमैग्नेटिक के लिए लेस देन 1 होता है, लेस देन 1। और फेरोमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, फेरोमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है म्यू, जो है म्यू की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होती है फेरोमैग्नेटिक के लिए। इसने किसके लिए पूछा है, पैरामैग्नेटिक के लिए पूछा है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। बस इस वर्ड को याद रखना है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। और हिंदी में कहीं पे लिखेगा तो लिखेगा कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो बस वही आंसर आपका सही हो जाएगा। 1 से बहुत ज्यादा यदि लिख देगा तो वो आंसर गलत होगा, 1 से बहुत ज्यादा लिखेगा तो वो आंसर गलत होगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा यदि लिखेगा वो आंसर आपका करेक्ट होगा, है ना। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। अस्थायी चुंबक बनाना है आपको, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग प्रायः क्या यूज करते हैं भाई, प्राय हम लोग स्टील का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो हिस्टैरिसीस लूप है, हिस्टैरिसीस लूप काफी पतला बनता है, तो इसे मैग्नेट बनाने में, परमानेंट मैग्नेट बनाने में काफी डिफिकल्टी तो होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस लूप बहुत पतला है, तो ये धीरे धीरे मैग्नेटाइज होता है। लेकिन जो मटेरियल जितना धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा वो उतना धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज भी होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जनरली हम लोग यूज करते हैं स्टील को ही प्रिफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टील तो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं यदि नहीं दिया है तो अब ऑप्शन मिलाइए।
कार्बन स्टील, ठीक है, कार्बन स्टील, यहाँ पे स्टील की बात कर लिया इसने। अल्निको की बात किया है, इसमें भी स्टील मिक्स है। फिर एल्कोमॉक्स की बात कर लिया, तो ये सभी हो जाएंगे इसमें, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी आपका यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यदि आपसे पूछे कि स्टील का ही हम लोग एलॉय या फिर स्टील का ही यूज क्यों करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या आंसर देंगे? क्योंकि इसका जो हिस्टैरिसीस लूप है, जो शैथिल्य लूप है, वो काफी पतला होता है, काफी पतला होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे होता है, इसीलिए हम लोग जनरली स्टील का ही यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि which is analogous to resistance in magnetic field। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चार्ट आपको बना दे रहा हूं, ये चार्ट आप लोग याद रखिए, यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसी चार्ट से कई सारे क्वेश्चन, इसी टेबल से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितना भी पॉसिबिलिटी है मैं वो बना दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए इधर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक सर्किट, इधर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारा आई होता है, करंट, करंट वो किसके एनालॉगस होता है भाई? फाई के। जो हमारा काम करता है इधर आई, वही इधर काम करता है क्या भाई? फाई, वही काम करता है इधर फाई, ठीक है। जो इधर होता है आपका ईएमएफ, ईएमएफ या फिर वोल्टेज, वो होता है इधर आपका एमएमएफ, एमएमएफ, ठीक है। बात समझ में आ गई? इधर का करंट इधर के फ्लक्स के एनालॉगस होता है, ठीक है। इधर का ईएमएफ उधर के एमएमएफ के और एनालॉगस होता है। इधर का जो रेजिस्टेंस है, इधर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होता है भाई? वो बराबर, वो इक्वल होता है आपके इधर के रिलक्टेंस के, इसके रिलक्टेंस के, ठीक है। धारा हो गया, वोल्टेज हो गया, हाँ। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इधर जे से प्रदर्शित करते हैं। इधर का जो जे है वो किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई? वो इधर एच से आ जाता है, आपका हो जाएगा इधर ए, ई क्या हो, एच क्या हो जाएगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा हूं, हाँ। अब आप लोग, नहीं 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 नहीं, ये एक मिनट, एक मिनट, ये जे जो है ये धारा घनत्व होता है ना यार, जे धारा घनत्व होता है, जे धारा घनत्व होता है, तो ये हो जाता है आपके बी के बराबर, ठीक है। ये धारा घनत्व है, तो धारा घनत्व मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिख लीजिए ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपके एच, ठीक है। तो मैं सबका नाम भी लिख दे रहा हूं, ये तो एमएफ हो गया, ये रिलक्टेंस हो गया, ये क्या है भाई? ये है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो डेंसिटी है, और ये इंटेंसिटी मतलब तीव्रता है, इंटेंसिटी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, ये धारा घनत्व है आपका, और ये क्या है मेरे भाई? ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो वोल्टेज हो गया या फिर ईएमएफ हो गया, ये क्या है? ये है आपका धारा या फिर करंट, और ये है आपका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि रेजिस्टेंस किसके एनालॉगस होता है? तो रेजिस्टेंस किसके एनालॉगस हो जाएगा? आपके रिलक्टेंस के, रिलक्टेंस के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस टेबल को बना लीजिएगा, क्योंकि अब कभी फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए आरआरबी कोलकाता में पूछा है, तो अब ये आरआरबी मुंबई या फिर आरआरबी सिकंदराबाद या फिर आरआरबी गोरखपुर, इलाहाबाद, किसी न किसी में ये भी पूछ देगा कि करंट किसके एनालॉगस होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक चार्ट आपके सामने बना दिया हूं, याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, और यहीं से आपकी तैयारी बेहतर बनती भी जाएगी, एकदम स्लोली स्लोली, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसमें ये बताना है आपको, इसमें कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का हमने ये बताया कि पैरामैग्नेटिक का जो परमेबिलिटी होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है ना, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा वो चुंबक से बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होगा, थोड़ा सा आकर्षित होगा, थोड़ा सा आकर्षित होगा, लेकिन बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक की तरफ तेजी से आकर्षित नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। थोड़ा सा मैं लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया हूँ, सीधे सीधे आप इसको ये लिख सकते थे कि वह पदार्थ जिसपे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव बहुत कम पड़ता है उसे हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और वैसे पदार्थ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है तो वो हो जाता है हमारा फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसपे मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। यदि मैग्नेटिक फील्ड आप चाहें जितना बढ़ा दीजिए, वो उसके पास यदि डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो वो चुंबक में आके चिपकेगा नहीं, वो चुंबकीय फील्ड के वजह से आकर्षित नहीं होगा, तो वो हो जाता है हमारा डायमैग्नेटिक। जैसे कि आपकी इनर्ट गैस हो गई, इनर्ट गैस, जितनी भी इनर्ट गैस है वो सारी की सारी इनर्ट गैस आपकी क्या है? वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा इसने अनुचुंबकीय, तो जो आपका आयरन है, आयरन क्या है भाई? आयरन तो आपका फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। कांच क्या है? कांच आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। एल्यूमिनियम ये आपका डायमैग्नेटिक है। ठीक है, आयरन क्या है? आयरन आपका फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक। निकिल क्या है? ये भी फेरोमैग्नेटिक है आपका। एल्यूमिनियम जो है ये आपका है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए मैं इसी साइड रहता हूँ, है ना। व्हाट इज द डीप एंगल एट नॉर्थ पोल मैग्नेट? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण कितना होता है? ये कोण तो 90 डिग्री होता है, बस ये केवल आपको डीप एंगल याद रखना है कि डीप एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलो। धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है यार? फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के होता है। मतलब जितनी करंट हमारी कंडक्टर में बहेगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, चालक में प्रवाहित धारा के बराबर होता है। चालक में प्रवाहित धारा, यहाँ से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना, चालक में प्रवाहित धारा के बराबर होता है। ठीक, चल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एमएमएफ? एमएमएफ का यूनिट आपको बताना है। एमएमएफ का यूनिट क्या हो जाएगा? तो देखिए एमएमएफ का जो फॉर्मूला है, एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एमएमएफ का फॉर्मूला होता है एन इंटू आई, एन इंटू आई, जहां पे एन क्या है? एन है आपका फेरो की संख्या, फेरो की संख्या। आई क्या है भाई? चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा। ठीक है, तो यहां से आप एमएमएफ का यूनिट निकालिए, क्या हो जाएगा? टर्न, टर्न जो फेरो की संख्या, इसको क्या कर ले, क्या लिख देते हैं हम लोग? टर्न लिख देते हैं ना, है ना। और जो धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है भाई? धारा का मात्रक हो जाता है हमारा एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर इंटू टर्न देखिए कहीं पे है क्या? एम्पियर इंटू टर्न है क्या? यस, एम्पियर इंटू टर्न है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कूलाम किसका मात्रक होता है? कूलाम आपका आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक है? ये एनर्जी का मात्रक है, और इसी का सीजीएस फॉर्म है अर्ग, सीजीएस फॉर्म है अर्ग। और एक जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग होता है ना। इतना तो याद होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। At a temperature, the ferromagnetic material is changed into paramagnetic material is called। जिस टेम्परेचर पे हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है, मतलब कि उसका चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी के अनुसार, क्यूरी सिद्धांत के, यहाँ पे लिख लीजिए, क्यूरी सिद्धांत के अनुसार
क्यूरी सिद्धांत के अनुसार जो हमारा रिलक्टेंस है, सॉरी ससेप्टिबिलिटी जो है, ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी अपॉन टी। सी अपॉन टी, जहां पे सी क्या है, ये है आपका प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, ठीक है। और टी क्या है, टी है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर। ये है आपका क्यूरी का सिद्धांत, क्यूरी का सिद्धांत। और जिस टेम्परेचर पे कोई भी हमारा पदार्थ मैग्नेट है, वो मैग्नेट अपना मैग्नेटिक का गुण या फिर ये कहिए कि उसका मैग्नेटिक फील्ड पूरा खत्म हो जाए, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर पे जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो किसमें चेंज हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्यूरी सिद्धांत के अनुसार क्यूरी का जो नियम है, क्यूरी का मैं नियम भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी अपॉन टी। और सी की वैल्यू आप सभी को पता होगा कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहाँ कोई पूछा गया क्वेश्चन है ये, देखिए आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा आज हमने आरआरबी का ही क्वेश्चन लिया है। अब देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आरआरबी मुंबई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैग्नेट से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। इलेक्ट्रिक मैग्नेट इज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक मैग्नेट जनरली किसके बनाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है वो तो हम लोग सॉफ्ट आयरन का बना लेते हैं, लेकिन यहीं पे यदि परमानेंट मैग्नेट की बात करेगा तो वो हम लोग स्टील का बनाते हैं, ठीक है, हार्ड स्टील का। लेकिन इसने इलेक्ट्रिक मैग्नेट की बात किया तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट हमारा सॉफ्ट आयरन का बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू मैग्नेटाइज्ड स्टील इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे ही दिया। हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया ना कि स्टील जो है, स्टील को हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं। और हमने आपसे ये भी बोला था कि इसको मैग्नेटाइज करना डिफिकल्ट क्यों होता है, इसको चुंबकित करना कठिन क्यों होता है, ये भी हमने आपसे बोला था। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन भी दे दिया। जो अनुमान लगाया जा रहा है वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है भाई। और ऐसे अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा इस बार तो अगली बार ये क्वेश्चन पूछ देगा, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग बात को सीरियसली लीजिए और पढ़ाई ढंग से किया करिए। जब भी आप क्लास कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए और थोड़ा नोट करते जाइए, ये आपके लिए फायदेमंद की बात है। चलो देखो, स्टील को चुंबकित करना क्यों कठिन है, अधिक घनत्व के कारण, इसका घनत्व अधिक होता है, स्टील का घनत्व अधिक होता है, ये बात सही है कि हाँ सर इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी अधिक होती है लोहे की तुलना में। अधिक क्षारण क्षमता के कारण, ये भी बात सही है कि इसकी इसका मतलब धारण क्षमता जो है वो अधिक होती है, कैपेसिटी इसकी अधिक होती है। प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण, इसकी जो प्रारंभिक चुंबकशीलता है, जो परमेबिलिटी है या फिर एक जो रेडियल मैग्नेटिज्म है, रेडियल मैग्नेटिज्म इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। और इसका जो प्रारंभिक चुंबकशीलता है वो कम होता है, वो कम होता है, मतलब म्यू की वैल्यू इसमें कम होती है। तो ये सभी कारण हैं इसके बहुत डिफिकल्ट, मतलब इसके चुंबकित होने का, कम चुंबकित होने का। एक स्टील को चुंबकित कराना एक डिफिकल्ट टास्क है, एक कठिन कार्य है। क्यों है, क्योंकि इसमें इसका घनत्व अधिक होता है, इसकी धारण क्षमता अधिक होती है, और इसका जो प्रारंभिक चुंबकशीलता है, प्रारंभिक चुंबकशीलता भी कम होता है, ठीक है। और यदि एक ऑप्शन और दिया रहता है इसमें कि सैथिल इसका पतला होता है, तो वो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है कि वन पोल कैन एग्जिस्ट, एक पोल एग्जिस्ट कर सकता है क्या। हमने आपसे कहा कि हमने आपको एक मैग्नेट दे दिया, ठीक है। इस मैग्नेट में केवल एक ही पोल है, दूसरा पोल है ही नहीं, केवल एक ही पोल है, दूसरा पोल इसमें है ही नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो आप कहेंगे कि सर हमने तो एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी पढ़ा था कि यदि किसी भी मैग्नेट को कितने भी खंडों में तोड़ा जाए तो उसमें वो जो मैग्नेट होगा वो एक स्वतंत्र मैग्नेट की तरह कार्य करेगा, स्वतंत्र मैग्नेट की तरह कार्य करेगा। तो इसका मतलब यह है कि उसमें एन और एस दोनों पोल तुरंत बन जाएंगे। एक पोल तो हमने नहीं पढ़ा था, आपने मैग्नेटिक जो मैग्नेट का मैं प्रॉपर्टी आपको बताया था वहां पे ही इस चीज का मैं डिस्कस, इस चीज के बारे में बात किया था, है ना। तो एक
पोल कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेट में, ये बात पहली ही बात इसमें गलत हो गई, ठीक है। दूसरी बात, सेम पोल आर रिपेल ईच अदर, यस ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि जो हमारा सेम पोल है, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करता है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज सेम, दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम होती है, ये भी बात सही हो गई। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत है और यही आपसे पूछा भी है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि किसी भी मैग्नेट में कभी भी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी मैग्नेट होगा तो उसमें दो पोल होना ही होना है, एकदम अनिवार्य है। या आप ऐसे कह सकते हो कि कभी भी पोल्स जो होते हैं वो पेयर में ही आते हैं, पेयर में ही आते हैं मतलब कि दो के जोड़े में ही आएंगे, एक पोल की बात हम लोग कहीं नहीं करेंगे या ऑड पोल की बात कहीं पे नहीं करेंगे, 1 3 5 7 9 की बात नहीं करेंगे हम लोग, 2 4 6 8 इसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग डीसी मशीन पढ़े होंगे ना, कोई भी मशीन आप पढ़े होंगे डीसी मशीन या एसी मशीन, तो उसमें भी आप लोग जनरली देखते होंगे कि 2 के मल्टीपल वाले ही पोल बनते हैं आपके, ठीक है। 3 4 3 5 7 इसके पोल नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? क्योंकि कभी भी हम लोग पोल बनाएंगे मशीन में तो हमेशा और हमेशा एन और एस पोल मतलब कि एक पेयर में ही हमारा पोल बनेगा, या तो 2 पोल की मशीन होगी या 4 पोल की होगी या 6 पोल की होगी, 8 पोल की होगी, 10 पोल की होगी, ऐसे 2 के मल्टीपल में ही हमारा पोल की संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही बात गलत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रेरण कुंडली के टर्न की संख्या और कोर की लंबाई दोनों ही 2 गुने कर दिए जाएं तो इसका स्वप्रेरकत्व तो क्या होगा। अब यहाँ पे आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला पता हो। स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है? स्वप्रेरकत्व यहाँ पे लिख लीजिए, L इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट म्यू आर ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन एल, ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन एल। जहां पे ए क्या है, जहां पे ए आपका क्षेत्रफल है, ए है आपका क्षेत्रफल, ठीक है। एन क्या है भाई? एन है आपके फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, और एल क्या है भाई? एल है आपकी लंबाई, किसकी लंबाई? चालक की लंबाई, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला? इसने बोला कि हम फेरों की संख्या को 2 गुना कर दे रहे हैं और लंबाई को भी 2 गुना, कोर की लंबाई को भी 2 गुना कर रहे हैं, कोर की जो हमारी लंबाई है वो लंबाई भी हम 2 गुना कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस बात को समझने के लिए या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस इतना करना है कि केवल ये फॉर्मूला याद रहे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपको फॉर्मूला में क्लियरली दिख जा रहा है कि यहाँ पे एक म्यू नॉट है, एक म्यू आर है, एक ए है और एक एन है। बस जो जो ये बोला है बस वही बात आप इसमें पुट कर दीजिए, देखिए क्या डिफरेंसेस आता है इसमें। तो मैं ऐसा मान लूं कि जो हमारा एक फर्स्ट स्टेटमेंट है, हमने यहाँ पे माना कि जो हमारा L1 है, L1 क्या है भाई? म्यू नॉट और म्यू आर को मैं हटा दे रहा हूँ, मान लो कि म्यू आर और म्यू नॉट को हमने कांस्टेंट मान लिया, इसको हटा दिया, ये हमारा हो गया A1, ठीक है। ये हो गया हमारा N1 स्क्वायर और ये हो गया हमारा L1, ये हमारा क्या बन गया? L1, ठीक है। L2 कितना हो जाएगा? चलो एक काम करो, ये साथ में लिखते ही जाओ, नहीं तो कोई आप लोगों में से कुछ महारथी ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर म्यू नॉट म्यू आर को क्या किया आपने, ठीक है। L2 को हमने लिख दिया म्यू नॉट म्यू आर A2, या इसको इसने क्षेत्रफल के में तो कोई बदलाव की बात नहीं किया ना, क्षेत्रफल में कोई बदलाव की बात नहीं किया तो उसको वैसे रहने दो, A1 इंटू N2 स्क्वायर अपॉन L2, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा N2 है वो N2 कितने के बराबर है भाई? 2 इंटू N1 के बराबर है, ठीक है। जो L2 है, L2 किसके बराबर है? 2 इंटू L1 के बराबर है, 2 इंटू L1 के बराबर है, और N2 2 इंटू N1 के बराबर है। तो अब इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट म्यू आर इंटू A1, और 2N1 का स्क्वायर मैं कर दूं, 2N1 का स्क्वायर यहाँ पर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 4N1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 4N1 अपॉन 2L1 अपॉन 2L1, ठीक है। जब इसको और इसको इन दोनों को एक साथ बट्टा में करेंगे तो देखिए ये 2 से ये कट जाएगा, 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो इसका स्वप्रेरकत्व होगा वो पहले के स्वप्रेरकत्व से 2 गुना अधिक हो जाएगा।
कितना गुना अधिक हो जाएगा? 2 गुना अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 2 का टर्म आ जा रहा है ना, ये फॉर्मूले में केवल पुट करने से ही ये 2 का टर्म आ जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। देखो भाई, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाए होंगे, इसको समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ये फॉर्मूला यदि आपको नहीं याद आएगा या ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप नहीं कर पाओगे और केवल यही जय श्री राम करके और आगे बढ़ जाओगे। कई लोग करते हैं ना पेपर में, भगवान भरोसे जाते हैं और पेपर में ऐसे एक बार आंख बंद करेंगे, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी करते करते टिक करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो जय हनुमान जी नहीं करना है, हनुमान जी भी आपका तभी साथ देंगे जब आप मेहनत करोगे। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट कहा जाता है ना कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने आप की सहायता करता है। जब आप अपनी आप की सहायता नहीं कर रहे हो तो अब आप ऐसे उम्मीद कर ले रहे हो कि भगवान आपकी सहायता करेगा, तो आप अपने आप की सहायता करो पहले ये फॉर्मूला याद करके। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये लगातार आरआरबी के क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा कौन सा धातु आकर्षित नहीं होता है? तो या तो डायमैग्नेटिक वाला या फिर जो हमारा पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक वाले मटेरियल भी नहीं आकर्षित हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट कौन सा है भाई? कोबाल्ट तो आपका फेरोमैग्नेटिक में आ जाता है। निकेल भी आपका फेरोमैग्नेटिक में, ये भी आपका फेरोमैग्नेटिक में आ जाएगा। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आकर्षित नहीं होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इंडक्टेंस का चिन्ह संकेत क्या है? इंडक्टेंस, अरे यार अभी तो हमने आप कुछ देर पहले ही तो बताया इंडक्टेंस का, है ना। इंडक्टेंस यार एल इक्वल टू मैंने लिखा था ना फॉर्मूला, मैं कलर पहले चेंज कर लूं यार, कलर सेम हो जा रहा है। एल इक्वल टू हमने फॉर्मूला लिखा था ना, म्यू नॉट म्यू आर ए इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो जहां पे एल क्या है, यही तो है आपका इंडक्टेंस, यही तो है आपका इंडक्टेंस, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। वाई से किसको प्रदर्शित करते हैं? यदि आगे आए तो चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं। वाई को हम लोग प्रदर्शित, एडमिटेंस को हम लोग वाई से प्रदर्शित करते हैं। एडमिटेंस, एडमिटेंस को हम लोग वाई से प्रदर्शित करते हैं। एच किसको प्रदर्शित करता है भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी। ठीक है, और एक्स, केवल एक्स तो कुछ नहीं, यहाँ पे यदि एक्सएल रहता, यदि यहाँ पे एक्सएल रहता तब ये रिएक्टेंस को प्रदर्शित करता। केवल एक्स है तो केवल एक्स तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, यदि एक्सएल रहता तो रिएक्टेंस होता, और यदि एक्स सी रहता तो वो भी आपका रिएक्टेंस ही रहता, लेकिन वो क्या हो जाता? वो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता होगा एक्सएल, और एक्स सी यदि रहता तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, इन विच डायरेक्शन द मैग्नेटिक नीडल इंडिकेट। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो हमारी मैग्नेटिक सुई होती है, जो हमारी चुंबकीय सुई होती है, वो किस डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है? तो देखिए, कभी भी जो हमारी चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई, वो चुंबकीय सुई किधर की तरफ रहती है भाई? चुंबकीय, अरे यार कैसे बन जा रहा है ये, हाँ, चुंबकीय सुई उत्तर से दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। किधर? उत्तर से दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, या फिर ये कहीं केवल एक नीडल है उसमें तो वो हमेशा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो उसके जस्ट पीछे मान लीजिए कि इधर इधर आपका नॉर्थ है, तो जस्ट इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? इधर साउथ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। ठीक है, और इसके राइट साइड में क्या हो जाएगा? इसके राइट साइड में ईस्ट हो जाएगा, और इसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा भाई? इसके लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका वेस्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल किसको रिप्रेजेंट करी भाई? मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है या चुंबकीय क्षेत्र कब माना जाता है? जब कहीं पे भी दो पोल अवेलेबल हो,
मैग्नेटिक किसी मैग्नेट के दो पोल, यदि एक पोल है तो एक पोल का एक पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमने अभी आपको बताया यदि दो पोल एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे तो वहां पे हम ये मानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ओनली साउथ पोल बिल्कुल नहीं, ओनली नॉर्थ पोल बिल्कुल नहीं, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल यस, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल ये अलग अलग मिलकर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे। जब तक नॉर्थ साउथ दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा तब तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, किस मैग्नेटिक फील्ड किस मैग्नेटिक वेव्स में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ज्यादातर लोगों का आंसर आएगा सर रेडियो, रेडियो रेडियो नहीं, यहाँ पे होगा आपका गामा रेडिएशन। गामा किरण जो होती है, गामा रेस, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 19 के टर्म में होती है, 10 की पावर 19 से या लिख लो के टर्म में होती है, या इससे भी अधिक होती है। ठीक है ना, इससे भी अधिक होती है। जो हमारी रेडियो वेवलेंथ है, रेडियो का कितना है भाई, रेडियो का है 10 की पावर 9 तक। कितना है भाई, 10 की पावर 9 तक रेडियो का। जो परावैंगनी किरण है, परावैंगनी किरण, परावैंगनी या इसको लिख लो औरत, औरत तरंगे जो है, औरत तरंगों का कितना होता है 10 की पावर 14 होता है। 10 की पावर 14 से लेके 10 की पावर 18 तक होता है। ठीक है, औरत तरंगों का फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 14 से लेकर 10 की पावर 18 तक होता है। जो रेडियो वेवलेंथ है, रेडियो की कितनी होती है भाई 10 की पावर 9 होती है। और जो गामा किरण है, गामा किरण की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है 10 की पावर 19 या उससे भी अधिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, गामा रेज। ठीक है, गामा रेज जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, आरआरबी अहमदाबाद में। अब केवल आरआरबी अहमदाबाद में ही नहीं, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपके एक जीके का भी क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये एसएससी के एग्जाम में भी एक यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।